एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्स ई पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे मैनेजमेंट की स्टडी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे हमारे यहाँ पे बीकॉम की स्टडी कर रहे हैं, इको 2 से माफ़ी चाहूँगा, इको 3 से रिलेटेड ये टॉपिक है और यूनिट 2 का है, जिसमें मैं आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताऊँगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है और इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं और एफ डब्ल्यू टेलर का क्या योगदान है इस साइंटिफिक मैनेजमेंट को और ज़्यादा फैसिलिटेट करने में, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना समय बर्बाद किए। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। उसके पहले मैं कुछ और बातें बता दूं कि आपको अगर हमारे चैनल की अगर पूरी की पूरी वीडियोस चाहिए, अगर आपको हमारे चैनल की सारी अगर आपको सब्जेक्ट वाइज वीडियोस चाहिए, चाहे वो बीकॉम से हो, एमकॉम से हो, या फिर क्लास 11-12 से हो, या फिर यूजीसी नेट की स्टडी कर रहे हो, तो आपको फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में विजिट करना होता है। प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में अगर आप विजिट करोगे तो फिर आपको वहाँ पर जो है पूरी जानकारी जो है मिल पाएगी रिगार्डिंग द वीडियोज़ और जो सब्जेक्ट वाइज हैं, और आपको उन सबको स्टडी करके आप डेफिनेटली एक अच्छे मार्क्स जो है आप एग्ज़ाम में ला सकते हो। ठीक है, तो उसको बिल्कुल वहाँ पे विजिट कीजिए और विजिट करने के बाद उन सबको चेकआउट कीजिए। जैसा आपको पसंद आता है उन सबको वॉच कीजिए अकॉर्डिंगली, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, आपका पेपर डेफिनेटली बहुत बेहतर जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक नाउ। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट क्या होता है? सो मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ये बहुत ही कॉमन सा डेफिनेशन है जो आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है कि मैनेजमेंट एक तरीका होता है जिसके ज़रिए आप अपने काम को करवाते हो फ्रॉम द अदर्स। किसी और से आप अपने काम को करवाते हो और कुछ इस तरीके से करवाते हो कि आपको जो है प्रॉपर सेटिस्फैक्शन मिल पाता है। सो दैट इज़ मैनेजमेंट। मीन्स यू आर मैनेजिंग द पीपल्स हु आर वर्किंग फॉर यू इन अ वे दैट दे आर लाइक वेरी मच प्रोडक्टिव फॉर यू, राइट, उस तरीके से। अब साइंटिफिक यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया है एफ डब्ल्यू टेलर के द्वारा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट भी एक कोई चीज़ होती है। साइंटिफिक, देखो, साइंस की जब बात आती है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात आती है ना, फॉर्मूलाज की बात आती है। जब आप साइंस पढ़ते थे बच्चे में, तो फिर देखना क्लास 9 में जब आप पढ़ते हो देखना वहाँ पे फार्मूलाज होते थे जिनको अप्लाई किया जाता था साइंस में, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ थ्योरीज हैं जिनको अप्लाई करके जो है इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक मैनेजमेंट का रूप दिया गया है, राइट। तो इन्हीं को हम इस लेक्चर में जानेंगे। देख लेते हैं बुक में कि इसके बारे में क्या जानकारी है, फिर मैं आपको और भी ज़्यादा बताता हूँ। ठीक है, सो द कंसेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द एफ डब्ल्यू टेलर इन यूएसए अर्ली इन द 20th सेंचुरी एज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बाय इनिशिएटिव एंड इंसेंटिव्स। ठीक है ना, तो पहले के टाइम पे क्या होता ना बाबू कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम था हमारा वो था इनिशिएटिव और इंसेंटिव्स का। पहले के ज़माने में लोग जो है इनिशिएटिव लेते थे और उसके बेसिस पे जैसा भी उनका इनकम होता था उसके ऊपर फिर उनको इंसेंटिव मिलता था, कुछ फ़ायदे मिलते थे। लेकिन बाद में जाकर के 20th सेंचुरी के स्टार्ट में, मतलब 20th सेंचुरी हमारा 1901 से लेकर के 2000 तक का जो हमारा सेंचुरी है 100 साल का, उसे हम 20th सेंचुरी कहते हैं। तो 20th सेंचुरी में एफ डब्ल्यू टेलर, आपने बहुत नाम इनका सुना होगा, बहुत ही फेमस एक मैनेजमेंट के ऊपर एक राय रखने वाले व्यक्ति हैं। मैं कहना चाहूँगा तो एफ डब्ल्यू टेलर यूएसए के रहने वाले हैं। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया साइंटिफिक मैनेजमेंट हमारे प्रिवेलिंग सिस्टम में, जो कि सिर्फ इनिशिएटिव और इंसेंटिव के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, और एक तरीके से इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद जो है पूरे के पूरे हमारे मैनेजमेंट में एक तरीके से एक क्रांति आई। ठीक है ना, वो कैसे आई मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। टेलर स्टार्टेड हिज करियर एज मशीन शॉप वर्कर एट मिडवेल स्टील वर्क्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी उनके बारे में बैकग्राउंड जानकारी है, तो ये भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। तो उन्होंने देखो स्टार्टिंग में एक मशीन शॉप में काम करना स्टार्ट किया जो कि मिडवेल स्टील वर्क था। इन कोर्स ऑफ टाइम ही एक्वायर्ड एडिशनल क्वालिफिकेशंस, बिकेम फोरमैन एंड देन चीफ इंजीनियर। और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे उन्होंने क्वालिफिकेशन अपना बढ़ाया और फिर आगे जाकर के वो फोरमैन बने और फिर जाकर के चीफ इंजीनियर बने। ठीक है, सब्सिक्वेंटली द एक्टेड एज कंसल्टेंट ऑफ अनदर स्टील कंपनी विच हैड सीरियस प्रोडक्शन प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, तो ये धीरे धीरे करके क्या हुआ, जब इनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई तो फिर ये जो है लोगों को, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती थी वहाँ पे जाकर के फिर उनको जो है अपने आइडियाज़ बताने लगे, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगे, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी। ठीक है, तो उनके ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से और लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से जो कि मेथड्स ऑफ वर्क के ऊपर उन्होंने किया था, एट शो फॉलो एन एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट टुवर्ड्स द वर्कर्स, टेलर फॉर्मुलेटेड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट।
ठीक है। तो वो जब दूसरी कंपनीज के पास जाते थे, उन सबसे बातचीत करते थे, तो उनको पता चलता कि था कि वहाँ के जो मैनेजर्स हैं या फिर जो वर्कर्स हैं, उनका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स द जॉब, और उनका एक तरीके से जो जॉब करने का तरीका है, जो मेथड है, उन सब के ऊपर वो बहुत ज़्यादा उसको देखते थे, एक्सपेरिमेंट जो करते थे उन सब चीज़ों के ऊपर, और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे। तो जिसके कारण जो है उन्होंने अपना एक थ्योरी बनाया, अपना एक कंसेप्ट तैयार किया जिसे हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। और उन्होंने फिर जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोल करके एक जो है अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलेट किया, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी मैंने आपको पहले बैकग्राउंड बता दिया, अब मैं प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। आखिर में मैं थोड़ा सा जीस्ट आपको बताऊंगा, पहले हम बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। राइट। So Taylor's concept of scientific management essentially considered of a scientific approach to management. Its primary objective was replace methods based on trial and error and truth of thumb. The new approach related to rested on the following principles. जो देखो जो बात बोली गई वो ये है कि जो टेलर का जो कंसेप्ट था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, वो पूरी तरीके से साइंटिफिक अप्रोच के ऊपर बेस्ड था मैनेजमेंट के लिए। राइट। और उनका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि जो प्रीवियसली जो हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड इस्तेमाल करते थे कि पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, अगर कोई गलती होगी तो उसको नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे, इस मेथड को करने के बजाय उन्होंने सोचा कि जो हम कर रहे हैं उसी में थोड़ा सा उसको साइंटिफिकली करें, थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा सा उसको ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ना करें, जो होना चाहिए सिर्फ वही करें। तो फिर जो है उन्होंने जो है साइंटिफिकली चीज़ों को करने की कोशिश की। और वो जो अप्रोच थे उसके 4 पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन सेटिंग वर्क स्टैंडर्ड्स, डिटरमाइनिंग अ फेयर डेज वर्क एंड बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है। तो उन्होंने देखो जो हम लोग पहले काम करते थे कि ट्रायल एंड एरर वाला पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर देखते हैं अगर कुछ गलती होगी तो फिर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा हमें जो है सबसे पहले एक दिन का जो फेयर वर्क टाइमिंग है ना, फेयर वर्क आप कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि दैट वॉट एवर यू आर डूइंग इज़ फेयर टू इट्स लाइक ओन प्रिंसिपल्स, है ना, वो चीज़ होना चाहिए। आपको जो है अपने काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका निकालना होगा, फाइंड आउट करना होगा। जैसे कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना, जैसे कि पढ़ने का भी बहुत सारा तरीका हो सकता है। कुछ लोग नोट्स बना करके पढ़ते हैं, कुछ लोग जो है डायरेक्टली बुक से स्टडी करते हैं, एंड आई एम फ्रॉम द सेकंड आइडिया। ठीक है ना, मैं जो हूँ डायरेक्ट बुक से पढ़ता हूँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बार बार रिपीट करता हूँ ताकि बहुत सारी चीज़ें जो है पता चल पाएँ। राइट। तो मेरा सजेशन यही होगा कि बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते भी हैं कि सर आप नोट्स क्यों नहीं बनाते, नोट्स के ऊपर क्यों नहीं पढ़ाते। तो देखो बाबू, सबसे पहली बात जो भी मैं नोट्स बनाऊंगा वो डेफिनेटली बुक से बनेगा। राइट। तो मेरे हिसाब से बुक से बड़ा तो नोट कुछ है नहीं, क्योंकि बुक में आपको कंप्लीट एक पैकेज मिलता है जहाँ से आप स्टडी कर पाते हो। राइट। तो बुक से स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी, एंड आपको जो है बुक से ही स्टडी करनी चाहिए। आप चाहो तो नोट्स बना करके रख सकते हो। देखो नोट्स वो लोग बनाते हैं जिनको मार्क्स अच्छे लाने होते हैं। आपको सिर्फ मार्क्स अच्छा नहीं लाना, आपको मार्क्स भी अच्छा लाना है, प्लस आपको अपना जो कंसेप्ट है, अपना जो आइडिया है किसी चीज़ को लेकर के, वो भी क्लियर करना है। तो अगर आप दोनों चीज़ें करना चाह रहे हो तो फिर आप सिर्फ बुक पे सिर्फ आप नोट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। यू विल हैव टू रिलाई ऑन द बुक्स एज वेल। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट था यही था कि साइंटिफिक मेथड्स आपको निकाल के लाना है वर्क स्टैंडर्ड्स के तरफ, या फिर एक फेयर जो डेज वर्क है उसके तरफ, या फिर किसी काम को करने का जो बेस्ट तरीका होता है उसको अप्लाई करना है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म द वेरियस टास्क एंड प्रोविजन ऑफ देयर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी आइडिया था जो उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसके हिसाब से काम दो। मतलब कोई व्यक्ति अगर का इंटरेस्ट अगर गार्डनिंग में है तो उसे आप इंजीनियरिंग मत करवाओ। ठीक है ना, अगर उसे गार्डनिंग पसंद है तो फिर आप उसे गार्डनिंग करवाओ। किसी इंजीनियर को सपोज अगर मशीन में इंटरेस्ट है तो उसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाओ इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिकल या फिर सिविल। तो इनका कहना था कि जो व्यक्ति आपके पास जैसे होते थे, जिनके पास जैसी भी उनके पास आइडियाज़ होती थी, जो उनका इंटरेस्ट होता था, उसके हिसाब से जो है उनको काम देना चाहिए था, और उनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की ज़रूरत होती थी। अगर अगर आप चाहते हो कि उसके पास से आप जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है उसका इस्तेमाल आप कर पाओ, तो फिर आपको जो है उनको रेगुलर बेसिस ट्रेनिंग करवाना होगा, डेवलपमेंट करवाना होगा। राइट। ट्रेनिंग डेवलपमेंट करवाने का ये फायदा है कि जो भी नई चीज़ें होती हैं किसी भी सेक्टर में उसके बारे में उनको जानकारी मिल पाती है, और जो प्रीवियस उनके पास आइडिया है प्लस नई चीज़ें जो वो सीखते हैं उनको मिला करके वो लोग जो है डिफरेंट आइडियाज़ के थ्रू उस काम को जल्दी करने की कोशिश करते हैं। राइट। तो एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इवोल्यूशनरी था मेरे हिसाब से। ठीक है। तीसरा पॉइंट था
क्लियर कट डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। अब यहाँ पे देखो आपको जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी होती थी। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा कि सारे वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दो कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, और जो जो काम नहीं करेगा वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट हो या फिर लोअर वर्कर्स हो, ये सभी के लिए उन्होंने करने को कहा। ठीक है, इससे क्या होगा कि जैसे कोई एक व्यक्ति किसी काम को कर रहा है, अचानक से उससे जो है दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ा और फिर उसके काम को करना पड़ा, फिर तीसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ा, फिर उसके काम को करना पड़ा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सब डिवीजन ऑफ वर्क होना चाहिए कि तुम ये काम करोगे, तुम वो काम करोगे, तुम ऐसे करोगे, तुम वैसे करोगे। ये जो डिवीजन ऑफ वर्क है, ये आइडिया इनका था और ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ आगे जाकर के, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी डिवीजन ऑफ वर्क कुछ इस तरीके से हो गया है कि जो जिस काम को नहीं करता उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि पूरी टीम। हालांकि पूरी टीम का जो लीडर होता है उसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, बट फिर भी इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सेट कर दी गई है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि आइडिया एफ.डब्ल्यू. टेलर का था। ठीक है ना। चौथा पॉइंट है हार्मोनियस रिलेशंस एंड क्लोज कोऑपरेशन विद वर्कमैन टू सिक्योर परफॉर्मेंस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्ड जॉब्स एंड टास्क। ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने बात कही कि जो रिलेशनशिप है एक मैनेजमेंट का अपने वर्कर्स के साथ, वो बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, बहुत ही क्लोज कोऑपरेशन के साथ वो काम होना चाहिए, ताकि जो वर्कमैन आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनको एक तरीके से लाइक अच्छा लगे और वो जो है अपने परफॉर्मेंस को और अच्छा कर पाएँ। देखो, अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखोगे तो एम्प्लॉयज़ आपको खुश रखेंगे, मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्टली वो आपकी कंपनी को खुश रखेंगे, राइट। सो एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसी बारे में यहाँ पे बोली गई है बात कि आपको जो है उनके साथ एक अच्छा रिलेशन, एक क्लोज कोऑपरेशन बना करके चलना होगा। किसी भी तरह की उनको दिक्कत हो उनसे बातचीत करनी होगी, आपको उनको लाइक एड्स प्रोवाइड करने होंगे, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने कही। ठीक है, आगे कुछ और पॉइंट्स हैं उनको भी कर लेते हैं। अ नंबर ऑफ टेक्निक्स वेर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेकिंग टुगेदर द फॉलोइंग टेक्निक्स कॉन्स्टिट्यूट द मैकेनिज्म ऑफ न्यू अप्रोच। ठीक है, तो बाद में जाकर के कुछ टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल किए गए ताकि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको फैसिलिटेट किया जा सके, उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, सो टेकिंग टुगेदर द फॉलोइंग, ये तो हो गया। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे है टाइम स्टडी टू एनालाइज मेजर द टाइम इन डूइंग वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ जॉब एंड टू स्टैंडर्डाइज द ऑपरेशन as well as determining a fair day's work। सो सबसे पहला जो टेक्निक था वो यही था कि आपको अपने टाइम को स्टडी करना है, आपको अपना टाइम को स्टडी करना है, एनालाइज करना है, मेजर करना है, ताकि जो समय आपको उस काम को करने में लग रहा है उसकी आपके पास एक जानकारी हो। आप जो है उस जॉब के बारे में आपको जानकारी, जैसे कि सपोज कोई एक व्यक्ति जो है इनएफिशिएंट है और वो उस काम को 10 दिन में कर रहा है, और कोई व्यक्ति एफिशिएंट है वो उस काम को एक ही दिन में कर रहा है। तो आपको पता है कि एफिशिएंट व्यक्ति जो है उस काम को एक दिन में कर सकता है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप जिसे भी अपॉइंट करोगे उस काम को करने के लिए, आप उसे बोलोगे देखो एक दिन में मुझे कंप्लीट करके ये काम दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम एक दिन में हो सकता है। ठीक है, बट प्रीवियस वाले बंदे ने 10 दिन लगाया था। ठीक है ना। तो वो उस तरीके से एक तरह का टेक्निक जो है आपको लाइक इस्तेमाल करना है, आपको जो है जॉब के बारे में टाइम स्टडी करनी है, उनको एनालाइज करना है और फिर स्टैंडर्डाइज कर देना है अपने ऑपरेशंस को फेयर डेज वर्क के हिसाब से। क्या आपको जो है फेयर डेज वर्क करना है, अगर आपको ये ड्यूटी मिल रही है तो फिर आपको इस ड्यूटी को फिनिश करना है विद इन अ डे। ठीक है, और वो ड्यूटी फिनिश हो सकती है एक दिन में, तभी आपको दी जा रही है। माफी चाहूँगा, राइट। दूसरा पॉइंट है मोशन स्टडी इन्वॉल्विंग close observation of the movements required to perform a job with a view to eliminate wasteful motions and decide on the best way of doing the job। ठीक है, यहाँ पे जो बात बोली गई वो ये है कि आपको मोशन स्टडी को भी करना है, लाइक आप किस तरीके से काम कर रहे हो, किस स्पीड में काम कर रहे हो, उसको आपको एब्जॉर्व करना है। जितने भी मूवमेंट्स आपके बिजनेस में हो रहे हैं उसको आपको लाइक ऑब्जर्व करना है और चेक करना है कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप एलिमिनेट कर सकते हो उन वेस्ट मोशंस को। फॉर सपोज अगर आप लाइक फ्री टाइम में कुछ और आप कर रहे हो, तो कुछ और करने से अच्छा है कि आप अपने बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, अपने काम में थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये जो वेस्टफुल मोशंस होते थे, मतलब ऐसे मोशन जिनका कुछ लेना देना नहीं था कंपनी की प्रोडक्टिविटी के साथ या फिर एम्प्लॉय के लाइक बेटरमेंट के साथ, उसको रिड्यूस करने की बात बोली गई, उसको एलिमिनेट करने की बात बोलेगी, ताकि आप जो है एक तरीके से अपने जॉब को बेस्ट तरीके से कर सको, राइट। तो ये दूसरा टेक्निक था। तीसरा पॉइंट था स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी एंड वर्किंग कंडीशन। तीसरा पॉइंट था कि आपको अपने टूल्स को स्टैंडर्डाइज करना है। मतलब एक टूल जगह, मतलब सपोज आप 21st सेंचुरी में रह रहे हो, सपोज कि आप रह ही रहे हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप पुराने तरीके से इस्तेमाल करोगे किसी काम को करने की तो आपको बहुत समय लगेगा, क्योंकि अभी जो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हर एक काम को करने के लिए मशीन्स आ गए हैं, राइट। तो आपको उन मशीनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा ताकि आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सको अपनी कंपनी
कंपनी को। लेकिन सपोज अगर आप इस ज़माने में पुराने तरीके से काम करते हो तो फिर आप सर्वाइव कर पाओगे? नहीं। तो फिर आपके पास जो टूल्स हैं, जो आपके पास लाइक सेटअप है, उसको आपको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्डाइज करना होगा, उसको बेहतर बनाना होगा। जो भी इक्विपमेंट्स और मशीनरी है आपके पास, उसको बहुत बेहतर बनाना होगा। जो वर्किंग कंडीशन है उसको बेहतर बनाना होगा। जैसे कि सपोज पहले के ज़माने में पंखे में लोग काम करते थे, अभी के ज़माने में लोग एसी में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयज़ का जो कंडीशन है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की गई है, ताकि एम्प्लॉय जो है बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में काम कर सके। राइट, तो ये सारी चीज़ें जो है टेक्निक्स हैं, ये तीसरे पॉइंट में है जो कि करने की जरूरत होती है लोगों को। चौथा पॉइंट है इंसेंटिव वेज प्लान एंड डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ वेज फॉर एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कमैन। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बोली गई कि एक तरीके से जो इंसेंटिव वेज प्लान है वो उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। जो व्यक्ति अच्छे तरीके से काम कर रहा है या फिर जो व्यक्ति ज़्यादा सेलिंग कर पा रहा है अपने प्रोडक्ट की, उसको जो है इंसेंटिव मिलना चाहिए, उनको पीस रेट ऑफ वेजेस मिलना चाहिए, है ना। वो एफिशिएंट अगर ज़्यादा है तो फिर उसको वेज ज़्यादा होगा, अगर वो इनएफिशिएंट है तो फिर उसका वेज कम होगा। एक तरीके से इसको लाने के बाद से जो प्रोडक्टिविटी है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लोग हैं जो है काम करना चाहते हैं कि अगर वो काम करेंगे तो ही उनको इंसेंटिव मिल पाएगा। सैलरी तो उनको मिलेगी ही जो मिलेगी, लेकिन अगर वो अच्छा काम करेंगे तो फिर उनको अलग से इंसेंटिव भी मिलेगा। राइट, तो ये कुछ टेक्निक्स थे। चौथा पॉइंट में भी इसी टेक्निक की बात बोली गई है। पांचवा और आखिरी पॉइंट भी कर लेते हैं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। पांचवा पॉइंट है फंक्शनल फोरमैनशिप इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट फोरमैन सुपरवाइजिंग मशीन स्पीड ग्रुप वर्क रिपेयर्स etc। अब देखो यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप की बात की जा रही है, जहाँ पे लाइक स्पेशलिस्ट की बात की जा रही है कि आपको जो है फोरमैन स्पेशलिस्ट चाहिए, उसके स्पीड ग्रुप वर्क रिपेयर्स etc इन सब के लिए जो है आपको एक लाइक स्पेशलिस्ट व्यक्ति की जरूरत है। हर एक काम में स्पेशलिस्ट आपको व्यक्ति की जरूरत है। अगर आपको कोई काम करवाना है तो फिर आपको उस चीज़ में स्पेशलिस्ट चाहिए। ठीक है, तभी आपका काम जो है बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही एफिशिएंट मैनर में हो पाएगा। तो यहाँ पे उस बारे में बोली जा रही है बात। ठीक है ना। तो ये हमारा आज का पूरा लेक्चर था, जिसमें मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बात की। F.W. टेलर के जो उनका स्टार्टिंग पॉइंट था, जहाँ से उन्होंने चीज़ें को स्टार्ट किया था, उसके बारे में मैंने बात की। और जो साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो फैसिलिटेट करते हैं पॉइंट्स, उसके बारे में बात की, और कुछ टेक्निक्स के बारे में बात की। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पे, जिसका लिंक जो है आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है इसको शेयर कीजिए, बताइए और हमारे चैनल के बारे में, ताकि उनको जो है इस चीज़ के बारे में पता चल सके और वो भी जो है स्टडी करके अच्छे मार्क्स जो है ला सकें। राइट, तो लेक्चर यहीं पे समाप्त करता हूँ और अगले लेक्चर में मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।